ऐसे कई कंपनियां जो हजारों निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डकार गई है, उसके ऊपर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े हजारों करोड़ रुपए खाकर बाहर बैठे हैं, उनको भी वापस लाने के लिए सरकार नाकाम साबित हुई है। बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लाखों हजारों करोड़ रुपए माफ कर देती है, लेकिन MSME हो या छोटे व्यापारी हो चाहे किसान हो, उनको रिकवरी के लिए इतना परेशान किया जाता है। मैं बाड़मेर जैसलमेर की जनता की ओर से इस सदन में खड़ा होकर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बिल 2025 पर अपनी बात रख रहा हूँ। ये विधेयक केवल तकनीकी संशोधन नहीं बल्कि भारत की आर्थिक संरचना, बैंकिंग प्रणाली और न्यायिक प्रक्रिया की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वर्ष 2016 में IBC ने देश में एक नई शुरुआत की, एक ऐसा तंत्र जिसमें समयबद्ध तरीके से दिवालिया कंपनियों का समाधान हो और बैंकों के फंसे हुए पैसे वसूली हो सके। लेकिन आज जो संशोधन सरकार लेकर आई है, वह ये सवाल उठाता है कि क्या हम मूल उद्देश्य से भटक रहे हैं? क्या ये कानून अब भी आर्थिक न्याय का माध्यम है या फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट सुविधा का साधन बनता जा रहा है? मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि विपक्ष इस कानून के मूल विचार के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस दिशा के में ले जाया जा रहा है वो गंभीर स्थिति है। माननीय सभापति महोदय, सरकार बार बार IBC की उपलब्धियों का हवाला देती है और ये बताती है कि इस कानून के माध्यम से सरकार ने 4 लाख करोड़ रुपए की वसूली की है, और अभी हमारे PP चौधरी जी बता रहे थे कि इसकी वजह से 10 लाख करोड़ की वसूली हुई है। लेकिन 10 लाख करोड़ की वसूली के पीछे सरकार को कितना आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा? ये हेयर कट स्कीम के माध्यम से सरकार को लगभग पिछले 10 सालों के अंदर लगभग 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ है। ये बैंकों की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने वाला है ही है, साथ ही साथ देश की आर्थिक स्थिति को कमजोर करने वाला ये नियम है। इसके तहत बड़े कॉरपोरेट घराने जो बैंकों के पैसे खाने की नीयत से, बैंकों के पैसे हड़पने की नीयत से अपने कर्जों की जानबूझकर अदायगी वापस नहीं करते हैं और अपने सिस्टर कंपनियों को उसका डाइवर्जन कर देते हैं। और एक उदाहरण के तौर पर शिपयार्ड कंपनी श्री ऋषि अग्रवाल, जिसने 20,000 करोड़ के NPA में लगभग 4,000 करोड़ रुपए राइट ऑफ वसूल किए, बाकी को राइट ऑफ कर दिया। वैसे भूषण स्टील 45,000 करोड़ का डिफॉल्टर, जिसको JSW ने 19,000 करोड़ के अंदर खरीद लिया। SR स्टील, जिसका 50,000 करोड़ NPA अमाउंट था, जिसको 42,000 करोड़ में रिकवरी कर ली गई। ऐसे कई मामले हैं जो और भी, सारा इंडिया हो, चाहे आदर्श क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी हो, संजीव क्रेडिट सोसाइटी हो, चाहे PACL हो, ऐसे कई कंपनियां जो हजारों निवेशकों के लाखों करोड़ रुपए डकार गई है, उसके ऊपर भी सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। नीरव मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े हजारों करोड़ रुपए खाकर बाहर बैठे हैं, उनको भी वापस लाने के लिए सरकार नाकाम साबित हुई है। मैं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि जो सरकार ने जो वादे किए थे काला धन लाने का, उन क्या हुआ? जो माननीय सदस्यों, इस विधेयक पर कुछ और माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई सूची की समाप्ति तक बढ़ा दी जाए। कंप्लीट कर लीजिए। अध्यक्ष महोदय, इस संशोधन विधेयक के माध्यम से समयबद्ध समाधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। IBC के स्पष्ट रूप से 330 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई थी, जिसकी पूरी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया समाप्त हो जानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि आज 1 वर्ष से 2 वर्ष तक इस प्रक्रिया के अंदर लग जाते हैं। मैं सरकार से बात करना चाहूंगा कि मैं जिस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, वो थार का क्षेत्र, सीमावर्ती क्षेत्र, जिसके अंदर विकास की अपार संभावना है, लेकिन वहां के MSME उद्योगों के साथ में जो अन्याय हो रहा है, उनका आखिर क्या कसूर? सरकार बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के लाखों हजारों करोड़ रुपए माफ कर देती है, लेकिन MSME हो या छोटे व्यापारी हो चाहे किसान हो, उनको रिकवरी के लिए इतना परेशान किया जाता है। क्या ये हेयर कट उन किसानों के ऊपर लागू नहीं हो सकता?
क्या ये सरकार लाखों करोड़ रुपए किसानों के बकाया कर्ज को माफ नहीं कर सकती? जिस प्रकार देश के अंदर आर्थिक असमानता फैली जा रही है, देश के 1% लोगों के पास में 40% से ज्यादा धन संपदा जो देश की है वो उन लोगों के पास में है। और निचले स्तर माननीय के सदस्य श्री विशाल पाटिल जी 1-2% संसाधन नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार आर्थिक सुधारों के लिए